हेलो ऑल। कल हमने डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस उसने बताई हुई वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी वेयर लैम्बडा इज वेव का कैरेक्टर, एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी मोमेंटम जो पार्टिकल का रहेगा। सो वेव और पार्टिकल का कलेक्शन हमने देखा था, कनेक्शन देखा था। ये रिलेशन कल हमने देखा था, लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी, पी कैन बी रिटन एज एच इक्वल टू एम वी। This is mass of particle, this is velocity of particle, while this is wavelength associated with it. It is connected through h Planck constant. और हमने इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ भी निकाली थी। उसका हमारा रिलेशन आया था लैम्बडा इक्वल टू, वेयर लैम्बडा इज इन नैनोमीटर, ध्यान में रखो। 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v, वेयर v इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब देखो, डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया, उसने कुछ प्रूफ या कुछ चीजें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब इसको प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट अभी हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। और किस प्रकार से साइंटिफिक रिसर्च चलता है ये हमें समझना जरूरी है। सो देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बड़ा सिंपल है। उन्होंने क्या कहा, देखो डी ब्रॉय ने कहा है कि ही प्रेडिक्टेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेंज ऑफ फ्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट, हमने कल देखा। So it was predicted that electron waves should show diffraction pattern if scattered by atoms of crystal as they have same interatomic intermolecular spacing. अगर इस ये वेवलेंथ जिस रेंज में है उस रेंज के पार्टिकल्स के साथ अगर इंटरेक्शन होता है इन वेव्स का, तो जो स्कैटर्ड वेव है उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न बताना चाहिए। और डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब क्या, कम इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए, तो जहां पर हम सेंस करेंगे वहां पर कम इलेक्ट्रॉन की वेव्स आएगी, कुछ जगह पर नहीं आएगी, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन की वेव्स आ रही है मतलब उसके साथ करंट एसोसिएटेड होगा। तो हम ये करंट मेजर करके सही में ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है कि नहीं, ये उन्होंने मेजर करने की कोशिश की। देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जहां पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना चाहिए। डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिल रहा है, वहां से वेवलेंथ निकाली। इसका डी ब्रॉय के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं, सिर्फ डी ब्रॉय ने कहा था वेव्स होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड, उतना ही पार्ट उन्होंने कंसिडर किया। उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न और फिर यूज किया डी ब्रॉय का रिलेशन। दोनों वेव्स मैच हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि डी ब्रॉय जो कह रहा है वही सही है, मैटर के साथ वेव्स एसोसिएटेड रहेगी। सो जिस प्रकार से डी ब्रॉय ने आर्ग्यू किया था कि नेचर में सिमेट्री है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ पार्टिकल नेचर मतलब फोटोन का नेचर एसोसिएटेड है, जिसके थ्रू हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने डी ब्रॉय ने कहा कि इस प्रकार से पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड रहना चाहिए। क्लियर? एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं। क्या किया है, दिस इज लो टेंशन बैटरी, मतलब कम पोटेंशियल रहेगा। दिस इज टंगस्टन फिलामेंट, इसको हीट करके आप इलेक्ट्रॉन एमिट करोगे। दिस इज थर्मियोनिक एमिशन। इसके पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखे। यहाँ पर हम टंगस्टन को गर्म कर रहे हैं और गर्म होने के कारण इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले हैं। अब these electrons, these are accelerated through this collimating anode. एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसकी एक सिग्निफिकेंट वेलोसिटी आ जाएगी। उसकी वेलोसिटी उसकी एनर्जी आप निकाल सकते हो E into V से, where E is charge of electron, V is potential difference। अब देखो, यहाँ का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू यहाँ का निगेटिव, सो यहाँ का पोटेंशियल और इसके निगेटिव का पोटेंशियल सेम होगा। अब जो कुछ भी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू एक्सीलरेट दिस इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। अब वो इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, देयर इज अ निकेल क्रिस्टल, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम
कोलिमेटेड एनोड के थ्रू आया विद सिग्निफिकेंट वेलोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन इस निकेल क्रिस्टल पर इम्पैक्ट हुआ। अब निकेल क्रिस्टल में जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका स्पेसिंग इज इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए और स्कैटर्ड हुए। सो अब यहाँ पर क्या किया, एक सर्कुलर स्केल ली जहां पर डिफरेंट एंगल्स मार्क किए हैं और गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो अलग अलग एंगल्स पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मेजर किया। अब ये सिर्फ इनका वेव नेचर नहीं रहता, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी, ऐसा पैटर्न शो नहीं करते। पर जब डिफरेंट पॉइंट्स पर ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मेजर किया गया तो करंट ने डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया। मतलब एक जगह पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है, करंट ज्यादा आ रहा है, एक जगह पर नहीं है। ऐसा तभी होगा जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ और यहाँ पर पार्टिकल का स्पेसिंग ये मैच कर रहा है। सो वेवलेंथ और जो डिस्टेंस रिलेटेड टू पार्टिकल का स्पेसिंग है ये अगर मैच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एग्जिबिट करेगा। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट रहेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो फिर ये वेवलेंथ उसके सामने सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, तब हमें उसका पार्टिकल नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। सो दस थ्रू डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर प्रूव्ड कि डी ब्रॉय ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो देखो फाइनल कंक्लूजन वही आया है, वेवलेंथ मैचेस विद डी ब्रॉयज वेवलेंथ। डी ब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस के थ्रू बताया, डी ब्रॉय ने एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, उसने कहा था मैं नेचर को ऑब्जर्व करके ऐसा कहना चाहता हूँ। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि डी ब्रॉय जो कह रहा है वो सही है। सो अभी हमें पता चला कि यस, रेडिएशन के साथ पार्टिकल नेचर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एसोसिएटेड है, पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन वेव। सो इसी पार्ट को कहा जाता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर है वो भी कभी वेव कभी पार्टिकल जैसे दोनों नेचर एग्जिबिट करता है। सो देखो क्या कहा है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स, आर नॉट सिग्निफिकेंट इन डे टू डे लाइफ। हमारे डे इन डे आउट लाइफ में पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो बहुत बहुत छोटी रहेगी, और जिस लेवल पर हम डील करते हैं उस रेंज में ये वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं है। और एज दिस वेवलेंथ आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन करके कि ये कैसे आ सकती है। बट फॉर स्मॉलर पार्टिकल, जो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, वेवलेंथ एंड डिस्टेंसेस आर ऑफ सेम रेंज, कि जहां पर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ और जिस लेवल पर वो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंसेस ये अगर सेम रेंज के रहेंगे, तो ऐसे केस में उन पार्टिकल के साथ जो वेव्स है वो वेव नेचर डोमिनेंट रहेगा, वो वेव नेचर पिक्चर में आएगा। ठीक है, सो पार्टिकल अगर बहुत बड़े हैं तो उनका वेव नेचर हम जिस लेवल पर डील करते हैं डे इन डे आउट एक्टिविटीज में वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत छोटी रहेगी, उनको मेजर करना भी बड़ा डिफिकल्ट। बट जो छोटे पार्टिकल हैं और स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर वो डील कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में उनका वेव नेचर पिक्चर में आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। रेडिएशन, वेव्स, पार्टिकल नेचर दिखाएंगे, पार्टिकल्स, मैटर, ये वेव नेचर दिखाएंगे। बड़े पार्टिकल जो है उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी रहेगी, तो वो डे इन डे आउट लाइफ में सिग्निफिकेंट नहीं है। एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उन केस में ये वेव सिग्निफिकेंट हो जाएंगी इफ दे आर डीलिंग विद डिस्टेंसेस which are very very small or in the range of wavelength of electron. So देखो एक सिंपल कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। क्या कहते हैं, एक पार्टिकल है, अपन कार पकड़ लेते हैं,
पार्टिकल की जगह मैं कार कर रहा हूँ, एक बॉडी कर रहा हूँ कार, जिसका मास कितना है, जिसका मास पकड़ते हैं अपन 1200 kg। ठीक है, और ये कार मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज मास ऑफ कार, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और इट इज मूविंग ऑन अ रोड विच इज, नॉर्मल रोड की अपनी साइज क्या रहेगी, एक 30 फुटाचा रोड आपण पकडू। ठीक है, सो ऑन अ रोड ऑफ साइज 10 मीटर। अब देखो, क्या इस कार के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं क्या? सर निकाल सकते हैं। रिलेशन दिया है लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी, पुट कर दो वैल्यूज। दिस इज h is 6.63 into 10 to the power minus 34, मोमेंटम आ जाएगा 1200, दिस इज किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18, 18 3 जा 3 5 जा 15। ठीक है, अब जस्ट आप देखो दिस वैल्यूज, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। 15 12 था 180, उसके ऊपर 2 जीरो, तो दिस इज ऑलमोस्ट, क्या मैं ऐसा कहूँ 6.63 अपॉन 1.8 इंटू 1.8 किया तो दिस इज 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, ऊपर गए तो 10 टू द पावर माइनस 34 माइनस 4 माइनस 38 मीटर। अब ये नंबर बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, ये नंबर बहुत बहुत छोटा है, और ये अगर वेवलेंथ है एंड इस वेवलेंथ को 10 मीटर के रोड पर से ये गाड़ी जा रही है, सो ये 10 मीटर के रोड पर जाने वाली गाड़ी है। अगर उस गाड़ी के साथ एसोसिएटेड हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 38 मीटर, जो कि बहुत बहुत छोटी है। सो हमें फील भी नहीं होगी, मेजर भी नहीं हो पाएंगी, और हम इसे कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई हमने कहा कि इस प्रकार के मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट रहेंगे तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट यही अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने एक्सीलरेट, जिसकी एनर्जी दी है हमें, कितनी एनर्जी है, तो 100 ईवी। 100 ईवी मतलब क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर 100 वोल्ट इतने पोटेंशियल से एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी 100 ईवी रहेगी। ठीक है, सो ईवी इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, 1 ईवी मतलब, सो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सही है सर, बहुत बढ़िया। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, तो इस इलेक्ट्रॉन की मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या, इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो ये एनर्जी उसके पास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सही है, सो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो इट इज अंडर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन में चले गए 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन which is 9.1 into 10 to the power minus 31। ठीक है, अब ये वेलोसिटी excuse me will come in the range of 0.6 into 10 to the power 7। ठीक है, तो मास, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, m इंटू वी। सो m कितना हो जाएगा, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, सो ये रफली आ जाएगा 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 5.46 into 10 to the power minus 31 plus 7,
-24 kg मीटर सेकंड। अब क्या इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ की स्पेस यूज करूंगा। देखो लैम्बडा इक्वल टू h बाय पी। h की वैल्यू है, कितनी है h की वैल्यू? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। p की वैल्यू आई है 5.46 इंटू 10⁻⁻24। अब ये ऊपर चले जाएंगे, -24 प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.23 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज 1.23 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब देखो ये जो वेवलेंथ है और जो पार्टिकल का स्पेसिंग है, ऐसे रेंज में ये पार्टिकल का स्पेसिंग भी इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट रहता है, सो उस केस में ये वेवलेंथ सिग्निफिकेंट रहेगी। सो देखो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल है वो उनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ ये कंसिडरेबल रहती है, लार्ज रहती है। बड़े ऑब्जेक्ट है जैसे हमने कार के केस में देखा था, उनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत छोटी रहती है, इसलिए हम उनकी वेवलेंथ इग्नोर करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस रेंज के पार्टिकल, इस रेंज के डिस्टेंसेस के साथ, स्पेसिंग के साथ डील करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एग्जिबिट करेगा। अब आपने इसके पहले डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा, निकेल एटम के बीच का डिस्टेंस इस रेंज में था और इसलिए इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर एग्जिबिट किया। थस हम मैटर का ड्यूअल नेचर, वेव पार्टिकल नेचर ये प्रूव करते हैं। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें से 3 पार्ट जो मैंने पढ़ाए हैं वो इस साल सिलेबस में नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो हमने टेबल देखा था, ऑब्जर्वेशंस, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल नेचर, वो फोटो सेल और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी ये चैप्टर बड़ा सिंपल है, स्कोरिंग है।